वार्तालाप के एक नए अध्याय पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो काफ़ी लोकप्रिय है, और जो हमारे जो आज के गेस्ट भी हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवाओं में काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनका। तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे अपने इस नए एपिसोड पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं स्वप्निल सिन्हा जी हैं, तो हम उनसे आगे की बातचीत करते हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के नए नए कंटेंट्स लेकर आप लोगों तक आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद फयाज। सिद्ध बाबा की पावन धरा पावन नगरी मनेनगढ़ से बाबा सिद्धेश्वर धाम के छांव पे हम लोग बैठकर ये आज इंटरव्यू चालू कर रहे हैं। सबसे पहले सिद्ध बाबा सरकार को प्रणाम करते हुए और सभी व्यूअर्स को नमस्कार करते हुए धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस इंटरव्यू में मुझे शामिल करने के लिए चुना। आपको हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपनी वार्तालाप शुरुआत करते हैं आपके जीवन के इनिशियल स्टेज से, जब आप क्रिकेट खेलना आपने चालू किया। क्योंकि जहां से मैं आपको जानता हूं, मैं आपको क्रिकेट के थ्रू जानता हूं। हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो आप नागपुर में थे क्रिकेट के लिए, तो कुछ वहाँ के किस्से बताइए। देखिए क्या है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बचपन से ही, जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से ही फैमिलियर माहौल रहा है। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब चीज़ें शुरू से ही आदत में रही है, शामिल रही है। फिर ऐसे नॉर्मली खेलते खेलते थोड़ा अच्छा खेलने लगा, तो फिर क्या है, एक इंटरेस्ट जगा क्रिकेट के ऊपर। फिर अंडर 16 वगैरह के ट्रायल्स हुए, 19 के ट्रायल्स हुए, मैं खेला भी, सिलेक्शन भी हुआ मैं। उसके बाद फिर जब अंडर 16 और अंडर 19 के बाहर मैच वगैरह खेल के आया, तब एक ड्यूस बॉल क्रिकेट का अलग इंटरेस्ट लगा। तब मैं बोला कि नहीं, इसमें फ्यूचर बनाया जा सकता है। और उस समय आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था, तो सभी लड़कों में युवा जोश तो था ही। तो मैं फिर ट्राई किया, हम लोग ट्राई किए और नागपुर में समर कैंप ज्वाइन किए हम लोग विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ 1-1.5 महीने का हम लोग जब समर कैंप अपन अटेंड कर रहे थे, तो अटेंड करते करते वहाँ एक सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। वहाँ के स्टेट के मैचेस होने थे। महाराष्ट्र नहीं, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। तो मेरा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में उस समय मैं 14 साल का था। तो ट्रायल्स वगैरह हुए, मैं वहाँ ट्रायल्स वगैरह भी दिया। तो ट्रायल्स वगैरह दिया तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो बड़ी अच्छी कहानी है कि मतलब ऐसा हुआ कि एक दिन पहले सिलेक्शन हुआ, मतलब अचानक से नाम आ गया। मतलब ट्रायल्स वगैरह दिए थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लोकल लोगों के सामने सिलेक्शन वगैरह होगा कि नहीं होगा। बट फिर उसमें मेरा ना 16 लोग की प्लेइंग लिस्ट बनी, तो उसमें नाम आ गया मेरा। तो काफ़ी खुश था मैं। लेकिन उसके बाद जब 2 दिन बाद जब मैच होने थे, तो उससे पहले के जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हुई कि कौन कैसे जाएगा। अब हम लोग वहाँ बाहर से रहते थे, रेंट लेके रहते थे वहाँ। तो विदर्भ में रहते थे या नागपुर में? नागपुर में रहता था, विदर्भ के अंदर ही आता है नागपुर। तो ये हुआ कि फिर वहाँ जब उस दिन लिस्ट का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो बड़ा मेरे को अजीब सा लगा। मैं कोच से पूछा भी कि भाई कल मेरा नाम था, आज कैसे अचानक से नाम कट गया है। तो उस समय उनका कुछ जवाब मेरे को सही शॉट आया नहीं। क्या बोला था उन्होंने आपको? देखो वहाँ पे जब मैं पूछा ना, तो बोले नहीं, अभी टीम नहीं सिलेक्ट हुई है, और आप क्या है, आपको अगर खेलना है तो 3 महीना नागपुर में आपको, महाराष्ट्र में आपको रहना जरूरी है। आप कितने महीने से थे? मैं 1.5 महीने से था वहाँ। तो फिर उसके बाद एक सीनियर था वहाँ, तो वो सीनियर वो बताया कि क्या है कि अब जिसका मेरी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो थोड़ा, अब जानते हो, थोड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था। तो मैं समझ गया कि, मैं बोला ऐसे में तो बात नहीं बनेगा। तो जब ऐसी पॉलिटिकल, तो सही बताऊं अगर मैं ना, तो मेरे को वहीं पे थोड़ा सा क्लिक किया कि नहीं यार, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अपने को इन्वॉल्व होना है। तो जब ऐसी पॉलिटिकल चीजें होती है, तब आपको कैसा लगता है? उस टाइम आपको मतलब कैसा लगा कि जो डिजर्विंग प्लेयर है? बड़ा दुख लगा, क्योंकि मतलब ऐसा वहाँ मेरा कोई नाम वगैरह तो था नहीं कि, या कोई पहचान या लोकल तो था नहीं मैं, कि ऐसा कुछ हो कि मैं अप्रोच लगा के वहाँ खेलूँ या ऐसा कुछ हो। लेकिन ये रहा कि आया नाम, अच्छा लगा कि भाई अगर बिना जान पहचान के नाम आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल अच्छा रहा होगा, तभी तो आया। अच्छा, जैसे आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की,
तो वो जो चीजें वहां पे आपके साथ नागपुर में हुई, हाँ। अब ये चीजें सेम चीज मनिंदगढ़ में होती है। आपको ये सब चीजों का पता भी रहता है कि मनिंदगढ़ में क्रिकेट को आपको भी पता है कि फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, पॉलिटिकल ठीक प्रेशर बात है। क्या है क्या नहीं, उस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पहले का तो नहीं बोलता मैं, लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ों में काफ़ी सुधार हुई है। और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तो खेलों को और युवाओं के प्रतिभाओं को हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवारने का काम किया है। देखिए, मानिए आपने भूपेश बघेल जी का जिक्र किया, हम्म, तो मनिंदगढ़ में जो उस पद पे है स्पोर्ट्स के, हम्म, तो उसको भूपेश बघेल जी तो संभाल नहीं रहे हैं। हम्म, करप्शन तो अभी भी है, ये बात आपको भी पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको तो कहीं ना कहीं अभी ट्रायल्स वगैरह होते हैं, बट मूलभूत और सुविधाएं, स्टेडियम नहीं है हमारे हाँ, पास। मूलभूत सुविधा, ये बहुत अच्छा बात किया। और इस विषय में हम लोग क्षेत्रीय भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की है, और एक दृष्टिकोण भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में आपको निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोगों के मन में और जनप्रतिनिधियों के मन में है ये चीज कि यहाँ इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको दिखेगा इस जैसे आप युवाओं के नेता हैं, छात्र राजनीति करते हैं आप, तो छात्रों को मतलब ऐसा आप फील नहीं करते कि उन्हें नेट की जरूरत है क्रिकेट खेलने के लिए? बिल्कुल जरूरत है। ये सब चीजें कई बार लगता है। अब जैसे मैं बता दूं कि हमारे खुद के भी एरिया में कई ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूं कि मतलब अपनी स्वयं की व्यवस्था से वो हर चीज की, चाहे वो नेट्स हो, चाहे आपके वो छोटे बॉल हो। भाई उसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल है। और वो भी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, सब अपनी व्यवस्था से करते हैं। इस चीज में बिल्कुल सही बात है कि इस चीज पे आप सरकार की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए, कांग्रेस सही की बात सरकार है। बताऊं तो मैं अभी तक ना इतना बड़ा यहाँ से कोई अप्रोच बना के नहीं ले गया। जिस दिन एक अच्छा अप्रोच बना के ले गया, या एक आध प्लेयर, क्या होता है देखो, कभी भी ना, जब एक प्रतिभा निकलती है किसी जगह से, उसके बाद उस चीज का विकास होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मनेंद्रगढ़ से प्रतिभा? मनेंद्रगढ़ से प्रतिभा है, बहुत सारी प्रतिभा है। और जिस दिन कोई एक ऐसा प्लेयर स्टेट में या नेशनल में खेल जाएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ भी लोग इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और ये सब सुविधाएं आगे चल के देखने को मिलेगा। तो क्रिकेट से हम राजनीति पे आते हैं, तो राजनीति का सफर आपका कहाँ से आपने शुरुआत किया? मैं 12th यहाँ से मनेंद्रगढ़ से कंप्लीट किया, और 12th कंप्लीट करने के बाद जब मैं गया भिलाई रुंगटा कॉलेज, तो वहाँ से मैंने BBA किया। तो जब मैं रुंगटा कॉलेज में था ना, तो वहाँ कुछ लोगों से मेरे परिचय हुए, पॉलिटिकली बैकग्राउंड के लोगों से परिचय हुए। कुछ तो लोग नाम बता सकते हैं आप उनका? है, बहुत सारे वहाँ के मतलब लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स से। तो उनसे परिचय हुआ, अपने दोस्तों के थ्रू परिचय हुआ। और मेरा भी वहाँ मतलब जो कॉलेज का ग्रुप था तो अच्छा था, तो उनसे मुलाकात वगैरह हुआ, तो कभी बातचीत वगैरह हुआ कि यार कॉलेज वगैरह में कभी भी मतलब इस टाइप का अगर कोई भी चीज़ होता है, किसी के साथ अगर गलत होता है, तो उसमें आप बिल्कुल बता सकते हो और हम लोग पूरी मदद करेंगे। तो वहाँ से एक दो चीज़ में ये हुआ ना कि जैसे क्या होता था कि जैसे रुंगटा कॉलेज में ना कई सारी चीज़ों का, जैसे क्या बोला जाए उसको, तो एब्सेंट फीस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते थे। तो ये सब पेनल्टीज? हाँ, तो ये सब चीज़ में क्या होता था कि जैसे जो बाहर से गए हुए स्टूडेंट हैं और वहाँ पढ़ाई वगैरह करते थे, तो उनको तो एक लिमिटेड व्यवस्थाएं ही घर से प्राप्त हो पाती थी। तो उसके बाद जब अचानक से एक नया बर्डन उनके ऊपर आता था एग्जाम के पहले ना, पेनल्टी का, तो काफ़ी परेशान होते थे बच्चे। तो हम लोग मिल के ना इस समस्या का भी निवारण किए थे, और लगभग बहुत सारे बच्चों का हम लोग, बहुत सारे बच्चे, क्या बोलूँ मैं, अपना खुद भी मैं माफ़ करवाया था। तो हाँ, तो उस समय से ना मेरे को थोड़ा सा पॉलिटिकली में अटैचमेंट हो गया था वहाँ से। आपने अपना एजुकेशन रुंगटा कॉलेज से बताया, हाँ। उसके बाद आप विवेकानंद कॉलेज से आपने छात्र राजनीति स्टार्ट करी, तो दोनों का संबंध क्या है? आपकी एजुकेशन नहीं, क्या हुआ, मेरा वहाँ कंप्लीट हुआ रुंगटा कॉलेज से ना, तो वहाँ मैं करता ही था। फिर रायपुर भी आना जाना था, तो सबसे मुलाकात वगैरह होता था, पार्टी के कार्यक्रम वगैरह में भी मैं जाना शुरू कर दिया। कौन सी ईयर की बात है ये 2013 की बात है। तो आप विवेकानंद से कर रहे थे? नहीं, तब मैं रुंगटा कॉलेज से कर रहा था। तब फिर यहाँ आया, तो यहाँ भी उस समय जब वहाँ से लौट के यहाँ आया, तो यहाँ 2013-14 में फिर यहाँ नगर पालिका चुनाव 14 में इलेक्शन, हाँ 14 में इलेक्शन वगैरह हुआ। तब से फिर एकदम सक्रिय भूमिका में हम लोग आ गए। फिर
तब से चालू ही हो गया। आप अपने राजनीतिक गुरु पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू केसरवानी जी को मानते हाँ, हैं? बिल्कुल उनका मानता क्या हूँ। इन्फ्लुएंस रहा आपके लाइफ में? देखिए, मैं जब भिलाई से वापस आया और यहाँ जब मैं राजनीति की शुरुआत पहली किया, मुलाकात उनसे कैसे हुई आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। मुलाकात तो बहुत पहले ही हुई थी। अब जब 2014 का इलेक्शन लड़ रहे थे नगर पालिका चुनाव का, तो उससे पहले ही उनसे मुलाकात वगैरह हुई थी। 2015 आए थे। 2014 तो उससे पहले ही मतलब जब कॉलेज में हम लोग घुसना चालू किए थे, तब देखते थे कि एक लीडर है जो छात्रों के लिए लड़ता है, और हमेशा हमको कॉलेज में वो मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं वहीं से उनसे जुड़ाव चालू हुआ। और फिर जनरली मैं एक किसी के एडमिशन के लिए गया था, तो किसी के एडमिशन के लिए गया था मैं जब मैं स्कूल में था। तब फिर ना उनसे कनेक्टिविटी तो उसी समय से बढ़ गई थी, वो मेरा काम वगैरह करवाए थे, एडमिशन वगैरह। फिर ये पता चला कि उनके थ्रू काफ़ी इजली मतलब एडमिशन वगैरह हो जाता है, और लोगों को भी, अगर स्टूडेंट को भी कोई समस्या रहती है तो उसमें बड़े एक्टिव होकर वो काम करते थे। और मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी स्टूडेंट का काम ना हो, वो उनका खुद का काम, मतलब अपना पर्सनल समझ के उस चीज़ को करते थे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे, तो उनसे उसी समय से कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। फिर बस ऐसे धीरे धीरे 2014 में जब इलेक्शन होते हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, उस पे आपकी क्या भूमिका थी? अब हम लोग तो बहुत, सबसे पहले तो बहुत प्रयासरत थे कि किसी तरह उनको टिकट मिले, और बहुत उठापटक के बाद, बहुत इधर उधर जोर लगाने के बाद फाइनली वो टिकट लेके आए थे। और युवाओं की टीम बहुत अच्छी थी उनके पास, उस समय भी थी और आज भी उनके पास युवाओं की टीम बहुत अच्छी है। तो उस समय से कनेक्टिविटी था, उनके चुनाव में प्रचार प्रसार करना, अपने वार्ड में प्रचार प्रसार करना, और कई सारी भूमिकाएं होती है चुनाव में, तो सभी चीज़ों में हम लोग का बराबर साथ रहता था। 2014 से हम 2019 के इलेक्शन में आते हैं। आपने कहाँ पे सोचा कि आपको पार्षद के लिए, मतलब बीच में क्या सहयोग सच आपको पार्षद के लिए चुनाव लड़ना है, पार्षद पद के लिए? नहीं, देखिए क्या होता है कि पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है ना कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई इतने सालों से आप कर रहे हो, इतने सालों से अगर किसी की सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो या छात्र सेवा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब आपको थोड़ा ऊपर आने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, जब मैं इनका कर सकता हूँ, तो आपके अपने वार्ड में भी ऐसा लगता था कि कई सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं रहूँगा तो हो सकता है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है जो मेरा वार्ड के प्रति सोच है, उसको एक अलग वे में बनाने का सोच है। तो इस चक्कर में मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा सा अलग से कुछ करूं, समाज सेवा करना है आपको। हाँ, कुछ अलग से करूं। तो इसलिए फिर मेरा इच्छा था, बट सीट जनरल नहीं थी, तो इसलिए मैं गौरव जायसवाल को आपने कैंडिडेट बनाया। हाँ, कह सकते हैं। तो आपने गौरव जायसवाल को कैंडिडेट बनाया। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, अभी भी करते हैं, टिकट आपको नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने। तो उसके बाद? नहीं, निर्दलीय चुनाव मैंने नहीं लड़ा। आपने नहीं लड़ा, गौरव जायसवाल को आपने लड़वाया। देखिए, गौरव जायसवाल का ये था कि गौरव जायसवाल के लिए हम लोग टिकट मांग रहे थे, ठीक है। पर लोगों का कहना ये था कि चेहरा सिर्फ गौरव जायसवाल का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत बात है। देखिए, कभी भी चुनाव जो लड़ता है, आप कितना भी आप उसके साथ रहें, कितना भी उसके साथ ना रहें, अगर आप लड़ रहे हो ना, तो आपके फेस पे ही चुनाव होता है। लोग दूसरे को देख के वोट नहीं देते, आपकी कैपेबिलिटी को ही देख के वो लोग वोट देते हैं। पर आपका जैसे यूथ में काफी इन्फ्लुएंस है, तो इस चीज का आपने कभी सोचा कि मैं इस चीज का फायदा उठाता हूँ? मैं नहीं, ऐसा कभी आज तक तो मेरे मन में नहीं आया। और आप किसी से भी पूछेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने आज तक अपने व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक जीवन में किसी का फायदा उठाना चाहा हो आज तक। तो आपने 2019 के इलेक्शन के बाद जब टिकट नहीं मिली आपको, आपने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद आपने ये भी कहा था कि मतलब अपने विधायक को आपको काला झंडा दिखाना था। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं थी। आप मेरे बाइट भी उस समय उठा के देख सकते हैं, मेरे मीडिया बाइट भी उठा के देख सकते हैं, बल्कि मीडिया वालों ने मेरे से कहा था। देखिए, दुख लगता है कुछ चीज़ों का, ठीक है, कि आदमी अगर इतने बड़े एक संगठन का, NSUI जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो देश की सबसे बड़ी छात्र संगठन है, उसका जिला अध्यक्ष था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब एक टिकट ना मिलने से थोड़ी सी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई इतने बड़े पद में अगर आप रह गए
के टिकट नहीं दिला पा रहे हो। तो थोड़ा सा उस समय नाराजगी था, तो मैं बोला ठीक है चलो, लोगों को भी ऐसा ना लगे कि मैं अपने लिए सिर्फ कर रहा हूँ, नहीं मिला तो कुछ त्याग नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए उस समय NSY के जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, और मीडिया में भी यही बोला कि भले ही मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन मैं कल भी कांग्रेस के लिए किया था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूंगा। तो बल्कि मीडिया वालों ने मेरे से पूछा भी था इन सब चीजों के बारे में कि बड़ा सिस्टमैटिक और बड़ा नपा-तुला जवाब दिया। हम लोग तो खोज रहे थे कि आप इस टाइप का कुछ बोलें। तो ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन था या फिर कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपने इस्तीफा दिया? अब देखिए, डिसीजन मिला जुला कह सकते हैं, कुछ लोगों किन लोगों के उस पे आके? अपने समर्थकों के हिसाब से ही। फिर भी एक दो नाम होंगे? नहीं, नाम किसी का उजागर क्या करना है, सब साथ के ही लोग हैं। ये मतलब थोड़ा सा कन्वर्सेशन है, इस पे नॉर्मल सी है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे साथ जो उस टाइम जो लोग रहते थे, थोड़ा सा नाराज थे कि भैया टिकट नहीं मिला, ये वो एन। फिर मेरे को भी अपने अंदर ऐसा लगा कि यार इनको क्या है, देखिए एक जो टीम है ना, वो टीम कभी नहीं टूटनी चाहिए। और टीम, सबसे बड़ी बात है कि ना, कि टीम का जो भरोसा है वो आपके ऊपर से कभी नहीं हटना चाहिए। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, तो आपके हिसाब से मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस कितने गुटों में बटी हुई है? आप अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, क्या है, देखिए आप, एक बड़ा परिवार है, समझिएगा। जहाँ एक बड़ा परिवार होता है ना, तो वहाँ चार बर्तनें आपस में टकराती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम कोई किसी का दुश्मन हो जाता है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस 3 या 4 गुटों में बटी हुई है मनेंद्रगढ़ में। आपके संबंधी भी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत प्रयास रहता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए विधानसभा चुनाव है सामने, तो विधानसभा चुनाव है तो सबके अपने अपने प्रयास है, और ये प्रयास जायज है, बिल्कुल जायज है। और जिस दिन पिछले बार भी ऐसा था कि 4-5 दावेदार थे जो टिकट मांग रहे थे, और जब नहीं मिला तो एट लास्ट आके सब एक ही झंडे के नीचे काम करते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं है। ये तो अब ये पार्टी के अंदर की बात है कि लोग अपने अपने लिए भाई लॉबी करते हैं कि भाई मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए, लेकिन जब पार्टी किसी चीज का अगर आपको ऊपर से जवाबदारी दे देती है, तो उसके बाद फिर ये सिर्फ मतलब टिकट तक का ऐसा होता है। आपसी मतभेद नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बाद में मिलते हैं, काम हो गया सारा कुछ, उसके बाद मिल रहे, तो कुछ आपसी रंजिश या मतभेद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप असम के इलेक्शंस के लिए आप गए हुए थे, जहाँ पे आपने प्रचार किया था कांग्रेस के लिए। उस बीच आपकी CM साहब से, भूपेश बघेल जी से क्या बात हुई थी? आपको उन्होंने फोन किया था। अच्छा, तो वो कन्वर्सेशन के बारे में थोड़ा उसका किस्सा सुनाइए। कुछ नहीं, देखिए क्या हुआ था कि असम के इलेक्शन में हम लोग काफी मेहनत किए थे। छत्तीसगढ़ से जितने भी लोग गए थे, जो भी टीम के लोग गए थे, काफी मेहनत किए थे। मतलब हम लोग 3-3.5 महीना वहाँ रुक के और मेहनत किए। तो मैं जिस जगह में था, माजुली करके, कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। हाँ, कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। माजुली करके विधानसभा आता है, जहाँ से उस समय के जो CM थे वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो सर्बानंद सोनोवाल हमारे अगेंस्ट में, वो वहाँ के CM थे, तो उनके खिलाफ मैं लगा हुआ था प्रचार प्रसार में, और काफी मजा आया था। उनके साथ? हाँ, उनके साथ या खिलाफ? उनके खिलाफ। वो तो बीजेपी से थे। हाँ, तो उनके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। राजीव लोचन पेगू जो थे, वो कांग्रेस से वहाँ टिकट पाए थे। समर्थन में थे आप? हाँ, उनके समर्थन में हम लोग थे। तो उनको टिकट पार्टी ने दिया था, और काफी अच्छा चुनाव भी लड़े थे, ऐसा नहीं है। जीत हुई थी उनकी? नहीं, जीत नहीं हो पाई थी। अब एक तो उसी विषय में जब वहां से हम लोग लौट रहे थे, फाइनल पूरा इलेक्शन लगभग वो हो चुका था। उसके बाद जब वहां से हम लोग निकले, तो हम लोग जब मनेंद्रगढ़ वापस आ रहा था मैं, तब साहब का फोन आया था, CM साहब का। क्या बातें हुई थी आपकी? एग्जैक्ट सेम कन्वर्सेशन आप बताइए। चुनावी चर्चा ही हुई थी कि क्या स्थिति रहेगा वहाँ का, कैसे हम लोग मतलब किस पोजीशन में रहेंगे वहाँ पे। CM के खिलाफ था वो सीट, तो काफी हद तक अब क्या होता है कि हम लोग वहाँ 3-3.5 महीना से थे, तो हम लोग वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उनका भी वही राजनीतिक चर्चा था, ऐसा कोई विशेष नहीं था। तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक बार क्या होता है कि आप अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो उसका ही अगर मतलब ये समझिए कि आपके पास अगर फोन आ जाए, तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैं तो सही बताऊं, मैं बहुत नर्वस था बात करने को लेकर। हाँ, तो सबसे पहले जब मेरे पास फोन आया, तो
गिरीश देवांगन जी थे, तो उनका फोन आया। तो जनरली मैं उठाया तो बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ और सीएम साहब आपसे बात करेंगे। तो मैं अचानक से घबरा गया कि क्या बात करेंगे, क्या होगा। बट नहीं, वो वहीं के चुनाव के बारे में चर्चा की और 1.5 से 2 मिनट की बात हुई। अच्छा, उसके क्या बात हुई 1.5 से 2 मिनट की? सब यही बात हुई इलेक्शंस को लेकर? हाँ, इलेक्शंस को लेकर ही बात होती है। कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो आपको आज भी याद हो? नहीं, यही सब चीजें उनकी प्रतिक्रिया आपको लेकर। अच्छा, मेहनत की, अप्रिशिएट किए। आप इतने दिन अगर मेहनत करो और आपको इतनी बड़ी अप्रिशिएशन मिल जाए तो मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मतलब एक बूस्ट करने का काम किया। राजनीति में और भी मेहनत करने का काम किया। कि क्या होता है कि कभी भी आप अगर किसी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो और इस फील्ड का जो मेन बॉस है वो अगर आपको इतना बस बूस्ट कर दे तो एक अलग सा में कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, जो हम यहाँ पे जमीन में कर रहे हैं वो वहाँ पे देख रहे हैं। तो अच्छा लगता है। उसके बाद से आप कितनी बार मिले उनसे, भूपेश बघेल से? कई बार मुलाकात हो चुकी है। पर्सनल मुलाकातें हुई है? हाँ, कई बार मुलाकात। क्या बातें होती है? राजनीतिक चर्चाएं होती है। जैसे हम लोग कोविड के समय, जब कोविड खत्म हुआ था तब छात्रों की पूरे प्रदेश भर में 2020 या 2021 कौन सा? हाँ, 2021। तो छात्रों की पूरे प्रदेश भर में ये मांग थी कि एक बार और ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए। तो पहले तो हम लोग सोचे कि ये सही होगा कि नहीं उनके पास जाना ये मुद्दे को लेके, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना प्रदेश के कोने कोने से आवाज उठने लगी। छात्र संगठन और जो छात्र लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ की मांग करने लगे। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष NSY के हैं नीरज पांडे जी, उनसे भी चर्चा वगैरह इस बारे में हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि नहीं, एक बार चलते हैं, सीएम साहब से बात करते हैं। और डिमांड प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हो रही है और विश्वास नहीं करेंगे आप कि हम लोग गए हैं, उनसे मांग किए हैं और इतना मतलब वो छात्रों से प्यार करते हैं और युवाओं से इतना उनके बारे में सोचते हैं कि तुरंत वो ऐसा भी नहीं किया, वो बस देखे हैं ऐसे करके लेटर और तुरंत उनका प्रतिक्रिया आया, बोले ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। अप्रूव कर दो इस चीज को। हाँ, अप्रूव कर दिए। आपने नीरज पांडे का जिक्र किया, तो वो अध्यक्ष हैं NSY के। जब वो अध्यक्ष बने तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा भी नाम हो सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी इस मतलब देखिए यूथ में आपका भी काफी इन्फ्लुएंस है, मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं? देखिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या होता है, कभी भी आप ना किसी चीज के लिए जब तक मेहनत ना करो ना तो उस चीज को आप पाने के लिए सोचते भी नहीं। और मैं कभी भी, मेरे मन में ऐसा नहीं रहा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेके या मैं ऐसा प्रदेश में कहीं कुछ तैयारी करता हूँ। मैं जिला अध्यक्ष था, मैं जिले में मैं अपने कार्यक्रम वगैरह करता था, तो कभी मेरी ऐसी सोच नहीं थी। लेकिन हाँ, पांडे जी से बहुत अच्छा संबंध था और वो काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके साथ लगा रहा मैं। उनके बनने से भी संबंध थे या संबंध अभी भी है? संबंध है, बराबर है, बहुत अच्छे संबंध है। जैसा पहले थे आज भी वैसे ही संबंध है, उतनी घनिष्ठता है, उतनी मित्रता है, बड़े भाई की तरह है मेरे लिए।